नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी हम बात कर रहे थे गर्भावस्था के विषय में। तो हमने देखा गर्भावस्था की पूर्वचर्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद गर्भावस्था में अंग प्रत्यंगों का विकास किस तरह से होता है वो भी हमने देखा सुश्रुत संहिता के आधार पर। अभी गर्भावस्था में पंचकोश का विकास होता है। पंचकोश का विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, उसके बारे में हम बताते हैं बार बार पंचकोश, क्योंकि पूरी शिक्षा का जो सार है वो पंचकोश का विकास है, पंचकोश के विकास में सम्मिलित है। तो तैत्तरीय उपनिषद जो शिक्षा के विषय का महत्व का उपनिषद बताया जाता है, कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसमें आचार्य जब विद्यार्थी को, अपने अंतेवासी को जब विदाई देता है, उस समय की घटना का, प्रसंग का निरूपण किया गया है वहां पर। तो वहां पर बताया गया है, वेद मनुचाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मैचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये पूरा जीवन का सार वहां पर बताते हैं आचार्य। तो पंचकोश के विकास के अनुसार बाद में कौन सा आचरण घटित होता है वो वहां पर निष्कर्ष दिया है। तो पढ़ने के लिए, पढ़ने का जो फल है, पढ़ने के लिए जो हेतु है वो क्या है, तो वो है पंचकोश का विकास। बाकी सब गौण हेतु। जैसे मैं यहाँ कुछ कार्य के लिए आता हूँ, उसके लिए आता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद में मैं बहुत कुछ करके जाता हूँ, लेकिन मेरा कार्य का प्रयोजन एक होता है, वो मुख्य होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर शिक्षा का प्रयोजन क्या है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, उसके उत्तर में वहां पर बताया गया है कि मनुष्य जीवन का परमोच्च ध्येय पंचकोश का विकास करना है। जो पशु योनि में 3 कोश से गुजरते गुजरते 5 कोश पर मनुष्य जीवन में पहुंचे हैं, वो एक अवसर है मनुष्य जीवन का। वहां पर 5 कोशों का विकास करने का एक अवसर मिलता है, और वो अवसर को हम अच्छी तरह से जाने, तब वो अवसर का हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए, और ये कोई एक मत नहीं है, ये कोई पंचकोश का नाम का एक संप्रदाय नहीं है, ये आप रोज बरोज के प्रत्यक्ष के जीवन में देख सकते हैं। जैसे बालक हुआ, 1 से 5 साल का होगा तब कोई भी वस्तु मुंह में ले जाएगा। गुलाब अच्छा हो सूंघने का, लेकिन उसकी सूंघने में रुचि नहीं होगी, वो सीधा मुंह में डालेगा। कोई खिलौना है वो खेलेगा, लेकिन सीधे के सीधा वो ज्यादातर मुंह के साथ स्पर्श करेगा, मुंह में ले जाएगा। अंगूठा चूसेगा, उंगलियां मुंह में डालेगा, आपने हाथ दिया तो हाथ भी मुंह में डालेगा। क्यों? क्योंकि हर एक समय उसका शरीर मांगता रहता है। वो स्थूल रूप से नहीं है, सूक्ष्म रूप से मांग। स्थूल रूप से तो उसको भूख लगती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका शरीर हमेशा के लिए हमेशा मांगता रहता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने बताया वहां पर क्यों ऐसा होता है, ये क्या इंगित करता है, शरीर में क्या घटनाएं घटती है जो सूक्ष्म शरीर पर घटित होती है। तो बताया अन्नमयी कोश का विकास, जो स्थूल अंग प्रत्यंग बनते जाते हैं, उसके विकसित होते जाते हैं, तो वो अन्नमयी कोश का विकास है। 6ठे से 10वीं उम्र तक प्राणमयी कोश का विकास है। 11 से 15 की उम्र तक मनोमय कोश का विकास है। 16 से 20 की उम्र तक विज्ञानमय कोश का विकास है, विवेक का विचार है, विकास है। और 21 से 25 तक आनंदमय कोश का विकास है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पढ़ने की वही 25 साल तक रखी गई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल में पूर्ण होता था, उसका एक विज्ञान था बड़ा। इसके रखने के पीछे एक रहस्य था। हम केवल उम्र को डिफाइन, एज को डिफाइन करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन इतना नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान था। तो अब वो जब अभिव्यक्ति होती है तो मूल में कब आ जाता है? वो 5 कोश अनभिव्यक्त रूप में रहते हैं, विकास बाद में होता है, लेकिन वो होता तो है। तो कब आता है? तो वो गर्भ से ही आ जाता है अनभिव्यक्त रूप में। तो गर्भ में कब कब आता है?
तो पहले 3 महीने में अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं, उस समय अन्नमय कोश स्थिर होता है, उस समय अन्नमय कोश आता है। ये पहली बात है। तो पहले 3 महीने में विकास की यात्रा, गर्भ मानो रहा तो गर्भ से 3 महीने तक अन्नमय कोश का विकास होगा। उसके बाद चौथे महीने में हृदय की अभिव्यक्ति होगी। आयुर्वेद की दृष्टि से हृदय प्राण का अधिष्ठान है, तो प्राण की भी अभिव्यक्ति होगी। यहाँ पर प्राण नाम का तत्व प्राणमय कोश से जुड़ा है, इसीलिए चौथे महीने में प्राणमय कोश का विकास होगा। 5वें महीने में मन की अभिव्यक्ति होगी। पंचमे मनसः अभिव्यक्तिर्भवति, मन की अभिव्यक्ति 5वें में होती है। मन की अभिव्यक्ति 5वें में हुई कि उससे जुड़ा कोश है, वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश का भी विकास 5वें महीने में होगा। तो हमने देखा कि पहले 3 महीने में अन्नमय कोश, चौथे महीने में प्राणमय कोश का विकास, 5वें महीने में मनोमय कोश का विकास, 6ठे महीने में षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने में बुद्धि का विकास होता है। और सामने बुद्धि से जुड़ा हुआ जो कोश है वो है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश का विकास गर्भ के 6ठे महीने में होता है। 7वें महीने में आयुर्वेद की दृष्टि से ओज की अभिव्यक्ति होती है, ओज का विकास होता है। फिर 8वें महीने में वो स्थिर होता है, लेकिन ओज की अभिव्यक्ति होती है। ओज से जुड़ा हुआ जो तत्व है चित्त, उससे जुड़ा हुआ जो कोश है वो है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश का विकास 7, 8 और 9 महीने में होता है। तो इस तरह से पंचकोशों का क्लासिफिकेशन, पंचकोशों का वर्गीकरण या पंचकोशों के विकास का वर्गीकरण विभिन्न ग्रंथ में बताया गया है। तो पहले 3 महीने में, गर्भावस्था के पहले 3 महीने में अन्नमय कोश का विकास, चौथे महीने में हृदय अर्थात प्राणमय कोश का विकास, हृदय से जुड़ा हुआ जो तत्व है प्राण, उसका विकास, उससे जुड़ा हुआ जो कोश है प्राणमय कोश, उसका विकास। 5वें महीने में मनोमय कोश का विकास, 6ठे महीने में विज्ञानमय कोश का विकास, और 7, 8 और 9 में आनंदमय कोश का विकास। ये पंचकोश के विकास का पूरा क्रम यहाँ पर बताया गया है। अब उसके अनुसार गर्भावस्था में क्या क्या क्रियाएं, क्या क्या प्रवृत्तियां करनी है जो एक कोश को विकसित कर सके। जैसे आहार भी हो सकते हैं, औषध भी हो सकते हैं, ऐसे मंत्र भी हो सकते हैं, औषधि भी हो सकती है, विहार भी हो सकता है, समन्वय भी हो सकता है। तो आहार, विहार, मंत्र, औषधि, समन्वय, ये 5 एंगल को देखकर हम जब प्रतिपादन करते हैं तो उनका ध्येय, वो सबका ध्येय, लक्ष्य एक ही होता है कि वो पंचकोशों का विकास हो। पंचकोश का जो विकास हो रहा है उसमें बाधा न हो और वो विकास ठीक तरह से हो पाए ताकि एक आदर्श मनुष्य का निर्माण हो। आयुर्वेद और विभिन्न शास्त्रों का निर्माण इसीलिए किया गया कि एक आदर्श मनुष्य के निर्माण के लिए ये शास्त्र है। और सारे शास्त्र होंगे जो और संप्रदाय को बढ़ाने के लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, उसकी संख्या ज्यादा करने के लिए एक भी शास्त्र की रचना नहीं हुई। वो हुई उसको शास्त्र नहीं बताया जाता है। तो ये एक संपूर्ण मनुष्य के विकास की जो योजना है उसके लिए जो आयुर्वेद में ये क्रम दिया है, वो क्रम का अध्ययन करेंगे तो उसके अनुसार हम आहार की, विहार की, मंत्र की, औषधि की, समन्वय की योजना कर पाएंगे। तो कैसे वो योजना करनी है गर्भावस्था में, वो हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अंग प्रत्यंग कब आते हैं, हृदय की अभिव्यक्ति कब होती है, मन की कब, बुद्धि की कब, ओज की कब, और दूसरा पंचकोशों का विकास गर्भावस्था में कैसे कैसे होता है, वो समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए हमने ये पंचकोश की बात आज संक्षिप्त में बताई। अब आगे हम
गर्भावस्था में क्या क्या करना है ताकि पंचकोश का संपूर्ण विकास हो सके और अंग प्रत्यंग का और हृदय मन बुद्धि का क्रमशः विकास हो सके, उसके लिए क्या क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। एक पुस्तक भी है उसके लिए हमारे गर्भ विज्ञान के नामक, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये सारी माहिती दी गई है। नमस्कार, जय धन्यवाद।